नमस्कार संदीप जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है तान्या क्योर बाय नेचर में। हमारे दोस्तों को जरा आप भी अपना हेलो हाय बोल दीजिए। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर संदीप शर्मा फ्रॉम उर्मरिया लाइफस्टाइल मेडिसिन। और आपके अपने बारे में, खुद के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की कड़ी में ये एक और वीडियो आपके लिए हम लोग लेकर आए हैं। और अपने आप को जानना ही तो है, वही तो बीमारी है। जब आप अपने आप को जान जाएंगे तो शायद बीमारियों के को ज्यादा अच्छे से समझेंगे और उसका इलाज भी अपन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। जैसे एक कहावत है ना, होता है जब आदमी को अपना ज्ञान वही कहलाता है शक्तिमान। तो आपको अपने को शक्तिमान बनाने की कड़ी में ये एक और है। आपको आपके बारे में ही ज्ञान देंगे, तब आप चीजों से समझना और उससे लड़ना, उसका इलाज करना बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए आज का फिर से शुरू करते हैं। आज का टॉपिक देखिए तान्या मैडम ने क्या रखा है हमारे लिए। जी सर। सर आज का टॉपिक जो है वो है वेट लॉस से रिलेटेड। और खास करके आज हम सबसे पहले ये समझेंगे सर कि वेट लॉस एग्जैक्टली होता क्या है। सब कुछ वेट लॉस से रिलेटेड होगा और एंड ऑफ द डे आई वांट यू टू क्लेरिफाई कि टाइप 1 डायबिटीज में बहुत ड्रास्टिक वेट लॉस होता है, उसका क्या लेना देना है, मतलब वेट लॉस का टाइप 1 डायबिटीज से क्या रिलेशन है, क्यों होता है और हम कैसे उससे बाहर आ सकते हैं। तो इन सब पे हम एंड ऑफ द डे बात करेंगे, बट इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि वेट क्या है, बीएमआई क्या है, हमें कैसे मेजर करें, कैसे पता चले कि हमारा वेट आइडियल है या नहीं है। ओके फाइन। तो सबसे पहला अपन देखते हैं कि एक्चुअल में वेट क्या है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, जब आप वेटिंग मशीन पे चढ़ते हैं वो वेट है। तो वेट एक्चुअली में देखा जाए तो मल्टीफैक्टोरियल है। एक ही आदमी का 24 घंटे में वेट फ्लक्चुएट होता रहता है। अब आप बोलेंगे कैसे फ्लक्चुएट होता है इतना जल्दी। आप जब सुबह मॉर्निंग में उठेंगे तो वेट अलग होगा। फिर जैसे जैसे आप वॉक करेंगे, आप डिहाइड्रेट होंगे तो थोड़ा बहुत 500-700 ग्राम कम होगा। फिर आपने फूड ले लिया तो फिर बढ़ेगा। तो आपको ये मान के चलना है आपका वेट +-1, सम टाइम +-2। कई बार क्या होता है कि हम सुबेरे का ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट के बाद नाप रहे हैं, लंच के बाद नाप रहे हैं, ब्रेकफास्ट के पहले नाप रहे हैं। आप डिहाइड्रेटेड है कि नहीं। और कई बार तो आप इमेजिन नहीं करेंगे, आपका क्लॉथ ही 1.5 किलो का होता है। तो आपका वेट +-2 मान के चलना है। वो इधर उधर होता रहता है, लोग कंफ्यूज होते रहते हैं। कभी तो वो बरमुंडा में चढ़ के नापे और कभी वो जीन्स पैंट पूरा सब कुछ पहन वहन के और खाना पीना खा के नापे और अटैक आ गया, अरे बाप रे एक ही दिन में 2.5 किलो बढ़ गया। तो ये फैक्टर भी आपको देखना पड़ेगा। तो आपको एग्जैक्ट अपना वेट मेजर करना है तो मैं सलाह देता हूँ कि रात को सोने से पहले आप अपना वेट नापिए और उसको एंट्री कर लीजिए। उसके बाद आपको सोने जाना है। तो क्या होगा, एक ही कंडीशन में आपका रोज वेट नापेंगे तब पता चलेगा कि क्या कुछ बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। तो ये तो हो गया एक सिंपल कंफ्यूजन जो बहुत सारे लोगों में होता है। और मेरा काफी सारा जो रिसर्च वेट मैनेजमेंट पे रहा है और बहुत सारे वीआईपी कंसल्ट मैं वीआईपी पेशेंट्स का मैं कंसल्टेंट रहा हूँ। वीआईपी जो सेलिब्रिटीज हैं ये सब, तो उनका काफी मैं कंसल्ट रहा हूँ। तो मेरा काफी सारा रिसर्च वेट लॉस पे था। वेट लॉस कैसे करना है, ये बहुत अभी रिसेंट है मेरे साथ। ये ऐसे पेशेंट आ रहे हैं जिनको वेट गेन करने वाले पेशेंट। ऐसे जनरली पूरी दुनिया वेट लॉस करने में लगी हुई है, लेकिन ये कोइंसिडेंट है कि ऐसी अच्छी डाइट आ गई है कि लोग वेट लॉस करने की चिंता कम हो गई है और वेट वेट गेन करने की तरफ जा रहे हैं। तो ये इसके लिए क्या साइंस इसके पीछे है वो मैं अब आज को समझाऊंगा, जो कि बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि सब लोगों को वेट लॉस की चिंता रहती है, वेट गेन की चिंता होती नहीं है। तो ये तो हो गया वेट पहला। दूसरा, वेट से रिलेटेड एक बहुत ही जिसको बोलते हैं चिकित्सा विज्ञान में एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स से अपन ये आइडिया लगाते हैं कि ये जो जो भी आपकी वेट है क्या वो सही है क्या। क्यों? क्योंकि क्या होता है, आपकी हाइट अलग अलग होगी तो आपके लिए आपका वेट परफेक्ट वेट अलग अलग हो जाएगा। ठीक। 6 फीट हाइट वालों के लिए परफेक्ट वेट अलग होता है, 5 फीट हाइट वाले के लिए अलग होता है, 5.5 वाले फीट के लिए अलग होता है, बच्चों के लिए अलग होता है। तो अपन कैसे पता करेंगे कि किस आदमी का कितना वेट परफेक्ट वेट है? तो उसको नापने का तरीका है बीएमआई। अब बीएमआई कैलकुलेट करने का तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है, उसमें आप ना पढ़े, चुपचाप एंड्रॉइड या गूगल में जाए, अपना वेट डाले, हाइट डाले, गूगल अपने आप आपको बता देगा बीएमआई कितना है। अब मैं मान के चलता हूँ आपको बीएमआई पता चल गया।
ठीक। जो भी मेरे पास केसेस आते हैं, जो भी हमारे पास केस होते हैं, वो ऑटोमेटिक उनका हाइट वेट लिया जाता है, अपने आप उसका बीएमआई कैलकुलेट करके डाल दिया जाता है। अगर हमको वो बीएमआई कम लगता है तो हम वेट गेन की तरफ, उसके जो ओवरऑल जो हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसमें वेट गेन करना भी इंक्लूडेड करके उसके हिसाब से डाइट चार्ट बनाया जाता है। अब बीएमआई है क्या? अब मैं आपको एक बहुत विचित्र कहानी बता रहा हूँ। हमारी दुनिया, हमारा आसपास का माहौल मोटापे से भरा हुआ है, मोटे लोगों से भरा हुआ है। और हमारी जो दुनिया आसपास है ना, वो उसको बोलते हैं ओबिसोजेनिक एनवायरनमेंट। वो आपको मोटा करने की तरफ ढकेल रही है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ वेट लॉस की चिंता हो रही है, आप मोटापे की तरफ बोल रहे हैं। ये आप बहुत किस्मत वाले लोग हैं जो वेट लॉस गेन करने की चिंता कर रहे हैं। पूरी दुनिया वेट लॉस करने की चिंता कर रही है। जितने भी फिल्म स्टार हैं वो चिड़िया के बराबर थोड़ा थोड़ा खाते हैं, कहीं वेट गेन ना हो जाए। उनके स्पेशल कंसल्टेंट होते हैं, स्पेशल डाइटिशियन पीछे पीछे घूमता रहता है, जो दिन भर उनको बोलता है सर आप इतना खाएं, ये खाएं, वो खाएं। तो पूरी दुनिया वेट लॉस, वेट लॉस, वेट लॉस। तो अब क्या करना है कि बीएमआई कितना होगा तब अपन बोलेंगे परफेक्ट बीएमआई है। अब इसको ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपका बीएमआई 25 है और आप एशिया में नहीं रहते हैं, आप यूरोप अदर देश में रहते हो, तो आपका बीएमआई परफेक्ट है, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। ठीक। अगर आप 25 से ज्यादा है और 29 से पहले है तो आप हैं ओवरवेट, यू आर ओवरवेट। 30 है यू आर ओबीस ग्रेड 1, 35 है 2, 40 है 3। जैसा जैसा बीएमआई बढ़ता जाएगा हर बीमारी का रिस्क आपको बढ़ता जाएगा। ठीक है। अब आते हैं एशियंस में। एशियंस में जो यूरोप बाकी लोगों में जो 25 है, एशियंस के लिए वो 23 है। माने जो भारत के लोग हैं, जो ज्यादातर जो हमें देख रहे हैं, उनके लिए स्टैंडर्ड है 23। अगर आप 23 है तब आप परफेक्ट वेट है। अगर आप 24 या 25 हो जाएंगे तो एशियंस के लिए वो ओवर वेट है। ठीक। ये तो हो गया अपर लिमिट बता दी। अब लोअर लिमिट क्या है? लोअर लिमिट क्या है? लोअर लिमिट है 18। अगर कोई 18 से नीचे है तो वो क्लिनिकल अंडरवेट में आ जाएगा। तब उसको क्लिनिकल, उसको हमको वेट इंक्रीज करने के लिए हमको देना पड़ेगा। अब मैं किसको अच्छा मानता हूं? मैं तो मानता हूं आपका 21 से लेकर 23 के बीच में है तो परफेक्ट है। 20 से नीचे आ रहा है तब अपने को उस पर काम करना, अभी उसको स्टेबल करना के लिए सोचना चालू कर देना चाहिए। मगर घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास 18 तक की लिमिट है। ठीक है। तो जो भी वेट लॉस जिनका हो रहा है, जिनको ऐसा लग रहा है कि हमारा वेट कम हो रहा है, तो सबसे पहले आप बीएमआई चेक कर लीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं है आपका बीएमआई 30 है और आपको अपने आप को बड़ा पतला समझ रहे हो। क्योंकि पूरी दुनिया ही एवरेज में बता रहा हूँ, एवरेज लोगों की 28-29 में ना लोग अपने आप को एकदम परफेक्ट समझते हैं। जिनका 28-29 बीएमआई है उनको लगता है सब ठीक ही तो है। क्यों? क्योंकि उनके आजू बाजू 45 बीएमआई वाले घूम रहे होते हैं, 35 बीएमआई वाले घूम रहे होते हैं। उनको लगता है सब कुछ सही है। आप इमेजिन करेंगे जो सबसे दुबला पतला लोग है, जो आपको दिखेंगे, आप उनका बीएमआई नापेंगे 23 के आसपास आएगा। 1% लोग है जिनका 23 है, बाकी सब लोगों का तो उससे ऊपर ही है। अब आपका 23 है, हो सकता है आपको पतला दुबला लग रहा हो, तो अगर आप 23 है तो आप चिंता करना भूल जाइए। आप किस्मत वाले हैं, आप परफेक्ट वेट पे चल रहे हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हो गया बीएमआई की कहानी। अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था सर कि हमारे वेट लॉस में या वेट गेन में इंसुलिन का क्या योगदान है सर? करेक्ट। तो अब अपन समझते हैं इंसुलिन का क्या रोल है हमारे वेट में। इंसुलिन का रोल अपन समझते हैं। तो अपने को इंसुलिन का रोल समझने के लिए इंसुलिन काम कैसे करता है ये थोड़ा अपने को आइडिया लगना जरूरी है। तो मैं बताता हूं, अगर आपका इंसुलिन बढ़ रहा है, इंसुलिन बढ़ रहा है, तो वो क्या करेगा, आपके सेल में जाके उसको खोल देगा ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन के लिए। तो ज्यादा इंसुलिन रहेगा तो ज्यादा सेल खुलेंगे और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स, फूड और ग्लूकोज उसके अंदर जाएगा, तो वेट लॉस, वेट गेन होगा। तो जो बहुत ज्यादा जिनका वेट लॉस है और उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है, तो उनको आप इंसुलिन का टीका लगाएंगे तो वेट बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा इंसुलिन का टीका तो कोई लगाते नहीं है। मतलब क्या होता है, जिनका वेट गेन हो रहा है, अगर आप उनका ब्लड चेक करेंगे उस समय, तो उस समय उनका ब्लड इंसुलिन लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। वो बढ़ेगा कैसे? आप फास्ट फूड खाएंगे तो क्या होगा, वो जैसे ब्लड के अंदर जाएगा वो क्या करेगा, इंसुलिन लेवल को इंक्रीज कर देगा। और जैसे वो इंसुलिन को इंक्रीज करेगा आपके पूरे सेल खुल जाएंगे और पूरे न्यूट्रिएंट्स को, पूरे फैट को, ग्लूकोज को क्या करेंगे, आने देंगे। अब वो आने देंगे तो आपका ओवरऑल वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए चाहे हार्ट डिजीज हो, चाहे डायबिटीज हो,
इन सब केसेस में क्या होता है, शुरू शुरू में वेट बढ़ता है, हमेशा वो आदमी मोटा रहता है, उसके बाद फिर उसको डायबिटीज होता है। क्यों? कि वो इंसुलिन बढ़े बढ़े इतना ज्यादा दिन हो जाते हैं कि पेशेंट इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। तो शुरू शुरू में जब वो डायबिटिक नहीं था, अगर आप उसका इंसुलिन चेक करेंगे तो इंसुलिन क्या होगा, बढ़ा बढ़ा हुआ होगा। मतलब जितने भी मोटे लोग होते हैं और जब तक उनको डायबिटीज नहीं हुआ तो तब तक उसका इंसुलिन लेवल क्या होता है, बढ़ा हुआ होता है। तो इंसुलिन का तो ये रिलेशन है। अब उल्टा हो जाए, आप में इंसुलिन बने ही ना, उस केस में क्या होगा, आपका वेट डिक्रीज होगा। तो अगर इंसुलिन बढ़ा हुआ है तो आपका वेट इंक्रीज, अगर इंसुलिन घटा हुआ है तो आपका वेट डिक्रीज। अब यहीं पे ये तो हो गया इंसुलिन का, ये इंफॉर्मेशन आपको आगे आने वाली चीजों में जो एक्सप्लेन करूंगा वहां पे काम आएगा। चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन। सर अगला प्रश्न ये है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम में वेट लॉस का क्या योगदान, मतलब कैसे वर्क करते हैं ये? एग्जैक्टली, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, अगर आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो गया, अब आप जिनको नहीं पता मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है तो मैं उनको एग्जांपल बता देता हूँ। तो डायबिटीज इज अ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। आपके बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसमें गड़बड़ हो जाए तो इसी को बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अब मान के चलता हूं मैं, आपको टाइप 1 डायबिटीज हो गया, इंसुलिन की कमी है, आपके सेल को उतना इंसुलिन इंसुलिन है ही नहीं कि आपके सेल को खोल के वहां पे न्यूट्रिशन भेज पाए। उस कंडीशन में क्या होगा, आपका वेट लॉस होगा। अगर आपको डायबिटीज नहीं है और आपके बॉडी में इंसुलिन बढ़ा हुआ है जिसको हाइपर इंसुलिनीमिया बोलते हैं, उस केस में क्या होगा, आपका वेट बढ़ेगा। अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाए, आपका सेल इंसुलिन लेना बंद कर दे, उस केस में क्या होगा, वेट डिक्रीज होगा। इसीलिए एक पैटर्न बताता हूँ, जितने भी डायबिटिक है 90% केस में क्या होता है, उनका वेट बढ़ा रहता है, फिर अचानक उनका वेट कम होने लगता है। सब लोग बोलते हैं अरे क्या हुआ भैया, अपना शुगर चेक करा, क्या हुआ, अचानक तो बहुत दुबला पतला, अचानक से बहुत वेट गिर रहा है। मतलब अब उसको क्या होगा, अब उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, अब तो बढ़ा हुआ इंसुलिन भी अब उसके काम का नहीं है, उसके सेल के गेट बंद हो गए। वो सब कुछ खा रहा है लेकिन वर्चुअली उसके बॉडी के लिए वो क्या हुआ, भूखा है, वो स्टारवेशन में चल रहा है। ठीक, तो ये हो गया मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है और आपका इंसुलिन बढ़ा हुआ है तो आप मोटे होंगे। अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है तो आप पतले होंगे। टाइप 1 है तो आप पतले हो जाएंगे। तो ज्यादातर डायग्नोसिस कब होता है, जब पेशेंट को देखते हैं अरे यार तुम्हारा वेट लॉस अचानक बहुत हो रहा है, आपको थ्रस्टी लग रही है, आपको प्यास लग रहा है, आपको यूरिनेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, ये एक इंडिकेशन करता है कि आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ जा रहे हैं या फिर हो गया है। और ऐसे ही डायग्नोसिस होता है ज्यादातर टाइम पे। तो ये तो हो गया आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम। जी अगला सर। क्वेश्चन। अगला प्रश्न मेरा ये है, जो कि बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं हमेशा, कि डीआईपी डाइट लेने के बाद उनका वजन जो है वो ड्रास्टिकली नीचे आता है। सभी लोगों का आता है। जो मोटे लोग होते हैं वो पतले होकर बहुत खुश महसूस करते हैं, लेकिन जो टाइप 1 डायबिटीज से परेशान है, खास करके बच्चे, उनके पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं कि बच्चों का वजन बहुत तेजी से नीचे गिर रहा होता है और वो पुट ऑन नहीं करते। तो डीआईपी डाइट को लेते हुए हम अपना वजन किस तरह से बढ़ा सकते हैं? एग्जैक्टली, तो अब अपन बात करते हैं कि मैं अभी यहाँ पे स्पेशली टाइप 1 के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, जी। टाइप 2 का तो अलग ही मेटाबॉलिज्म है। टाइप 1 में बता रहा हूँ। टाइप 1 में मैंने आपको बताया था, अगर इंसुलिन डेफिशिएंसी होगी, इंसुलिन नहीं बनेगा, तब आपका वेट लॉस होगा। क्यों? क्योंकि सेल खुलेंगे नहीं तो वो न्यूट्रिएंट्स लेंगे नहीं, तो आपका वजन क्या होगा, घटता जाएगा। तो यहीं पे इलाज है। अगर हम उसका इंसुलिन ऐसा कर दें, या तो जो ले रहा है इंसुलिन वो परफेक्ट चलता रहे, या फिर हम उसके इंसुलिन का डिमांड कर दें, हम उसको ऐसा खाना दें कि इंसुलिन की जरूरत पड़े नहीं, तो उसका जो बॉडी नहीं बना पा रहा है, नहीं बना पा रहा है, उसको अपन मैचअप कर दें। मतलब उसको अपन ऐसा खाना दें कि उतने ही इंसुलिन में जो सेल जो है खाना खाने लगे। तो अपन उसको क्या करें, ऐसे न्यूट्रिएंट्स दो जो स्लोली स्लोली एब्जॉर्ब है। मतलब कुल मिला के हम वो सब करें जो टाइप 1 डायबिटीज को ट्रीट कर रहा हो, हम्म। जिससे उसका ट्रीटमेंट हो रहा हो। उससे क्या होगा, उसका वजन बढ़ेगा। पहला। दूसरा, जो लाइफस्टाइल मेडिसिन डॉक्टर से इलाज नहीं ले रहे हैं या फिर कोई नहीं ले रहे हैं और सिर्फ इंसुलिन ले रहे हैं, तो फिर तो सीधी बात है, उनको इंसुलिन बराबर लेते रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो भी बंद कर देंगे तब तो मरीज और तेजी से वेट लूज करेगा। ठीक है, लेकिन अपना टारगेट क्या है, इंसुलिन भी ना दें और सब कुछ ठीक भी होता रहे। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो टाइप 1 डायबिटीज के बच्चों का जो ट्रीटमेंट है वही एक प्रकार से उनके वजन बढ़ाने का ट्रीटमेंट भी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, पहला ये तो हो गया, पहला तरीका वेट के तरफ अपना इलाज करने का। दूसरा तरीका ये है कि अपन क्या करें, उसको थोड़ा सा फैट बढ़ा दे उसके खाने में। ऐसा फैट जो उसको बीमार भी ना करे, उसको अच्छा भी करे और
अवेलेबल, जो उसके पास अवेलेबल फैट है वो बढ़ जाए, तो अपन कैसे बढ़ाएंगे? तो उसका सबसे बढ़िया तरीका जो मैं यूज करता हूँ, अपन क्या करते हैं उसको, ग्राउंडनट मिल्क। क्योंकि ग्राउंडनट क्या है, ऑयली सीड, ऑयली सीड है। तो जब उसको आप सोक करके जब उसका मिल्क निकालेंगे, आप बच्चे को देंगे, तो क्या होगा, उसके पास फैट कंटेंट बढ़ेगा, ठीक, नेचुरल फॉर्म में। दूसरा तरीका क्या है, सेसमे सीड मिल्क। तिल का दूध निकालिए, तिल को भिगोइए, उसको बनाइए, उसका दूध निकालिए, वो हो गया। कोकोनट मिल्क। ये कुछ ऐसे नेचुरल फैट सप्लाइंग सप्लीमेंट है जो बच्चे को बीमार भी नहीं करेंगे, अच्छा भी करेंगे, और क्या होगा, फैट बढ़ेगा। तो उससे क्या होगा, जो अपन इंसुलिन दे रहे हैं वो एब्जॉर्प्शन के लिए वहां पे अपन फैट का, इंसुलिन जितना है तो ही सही, अपन क्या करें, फैट बढ़ाएंगे। तो फैट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सेल के पास फैट एब्जॉर्ब करने के लिए रहेगा, तो वो क्या करेगा, फैट को एब्जॉर्ब कर लेगा और ग्लूकोज को बर्न करने देगा। तो उसको एनर्जी लेवल भी अच्छा रहेगा, और उसको जो वेट है उसमें भी सपोर्ट मिलेगा। पहला। दूसरा, हमको ऐसा करना है कि बच्चे का ग्लूकोज एकदम शूट ना हो, क्योंकि बच्चे का ग्लूकोज एकदम शूट होगा तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो है वो बढ़ेगा। तो अपन को क्या क्या करना है, जो डाइट प्लान होता है जिससे अपन क्या करते हैं, ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करके रखते हैं नेचुरली। जब ब्लड शुगर लेवल एकदम अच्छे से मेंटेन रहेगा तो इंसुलिन जो है बराबर अपने फुल एफिशिएंसी में काम करेगा। अगर हम ब्लड ग्लूकोज को फ्लक्चुएट करवाते रहेंगे ऊपर नीचे अपने डाइट सही कंट्रोल नहीं करके, तो उसमें क्या होगा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम के कॉम्प्लिकेशंस की वजह से बॉडी अपने फैट को अच्छे से स्टोर ही नहीं कर पाएगा, और वो क्या कर देगा, उसको एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, या फिर उसको डिस्कार्ड कर देगा, एब्जॉर्प्शन स्टमक से एब्जॉर्ब नहीं करेगा, या फिर वो अपने सेल के अंदर ही एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो हमारा ड्यूल ड्यूल तरीका होना चाहिए, अपन फैट कंटेंट, नेचुरल फैट कंटेंट अपने डाइट में बढ़ाएं, और ऐसे डाइट दें जिससे ग्लूकोज फ्लक्चुएशन ना हो, और इंसुलिन की डिमांड जो है वो कम कर दें अपन। तो ये यही स्ट्रेटजी सबसे बढ़िया रहेगी बच्चे के जो टाइप 1 डायबिटीज में जो वेट लूज हो रहा है उसको सॉल्व आउट करने का। जी सर, अब इसका ऑपोजिट मैं करती हूँ कि जो टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उनका, आपने बोला कि उनका वेट बहुत ज्यादा होता है, और मैं हाँ, ये जानना चाहूंगी सर कि जो टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट है जिनका वजन बहुत ज्यादा है, उनके लिए वेट गेन कितना खतरनाक हो सकता है, और कौन कौन सी बीमारियों से वो ग्रस्त हो सकते हैं, और किस तरह की डाइट को वो अपनाएं कि वो अपना वेट मैनेजमेंट कर सके। बिल्कुल। अब आपने टाइप 1 की कहानी सुन ली, तो टाइप 2 की कहानी समझने में बहुत आसानी होगा, क्योंकि सब एक्सप्लेनेशन एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं, इसलिए आधा कच्चा इन्फॉर्मेशन में कंफ्यूज हो जाएंगे। अब आपको समझने में आसानी होगा। अब आ जाता है टाइप 2 में। टाइप 2 में जब आपको इनिशियल स्टेज ऑफ द डायबिटीज, जब आपको हाइपर इंसुलिनीमिया और इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के कगार पे है, उस समय क्या हो रहा है कि अभी आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ नहीं है, लेकिन आप ऐसा खाना खा रहे हैं जिसकी वजह से हाइपर इंसुलिनीमिया हो गया। तो जब हाइपर इंसुलिनीमिया हो गया है, वो क्या करेगा, बहुत अधिक इंसुलिन के वजह से क्या होगा, पूरे जो फैट हैं वो क्या हो गया, हमारे सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और फैट हमारा फैटी, हम लोग क्या होंगे, फैटी हो जाएंगे। तो इसीलिए देखा गया है कि जब आपको डायबिटीज होने वाला होता उसके 10 साल पहले से ये हाइपर इंसुलिनीमिया का स्टेज चलता रहता है। और जितने भी डायबिटिक हैं, जितने भी हार्ट डिजीज के पेशेंट है, 90% केसेस में वो हमेशा ओवरवेट की शिकायत रहती है। इसीलिए जब अभी अब डायबिटीज या फिर हार्ट डिजीज या हार्ट के डॉक्टर के पास जाएंगे, पहला पहला ही बोलता है, अपने फैट कम करो, वॉक करना स्टार्ट करो, और प्रोसेस फूड मत खाइए, हेल्दी फूड खाइए। वो ऐसा क्यों बोलता है, वो इसलिए बोलता है ताकि आपका जो वेट है वो कम हो सके। वेट कम होने से क्या होगा, आपका जो इंसुलिन है वो ऑटोमेटिक कंट्रोल होने लगेगा। क्यों? क्योंकि आप ऐसी चीज खा ही नहीं रहे जो इंसुलिन को, जो शुगर को शूट करे। जो जो शुगर को शूट नहीं करेगा वो इंसुलिन को भी नहीं बढ़ाएगा। अब एकदम परफेक्ट लाइफस्टाइल मेडिसिन के तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपका इंसुलिन बढ़ा हुआ है तो अपन ऐसा डाइट दें पेशेंट को जो आपके इंसुलिन को बढ़ने ना दे। अब ऐसे डाइट कौन से हो सकते हैं, ऐसे डाइट वही हो सकते हैं जो आपके शुगर लेवल को ब्लड में ना बढ़ने दे। अब ऐसे डाइट कौन से हैं, अब आप उसको प्लांट बेस्ड डाइट, मिलेट बेस्ड डाइट समझ लीजिए। अब आपको लग रहा है ये कैसा वर्ड है, आपका सुना सुना है फेवरेट वर्ड है, डीआईपी डाइट है, वो समझ लीजिए। ये डीआईपी डाइट, प्लांट बेस्ड डाइट, मिलेट डाइट, जो भी डाइट है, ये करता क्या है, ये आपके ब्लड में शुगर के फ्लडिंग को नहीं बढ़ाता। जब शुगर फ्लड नहीं होगा तो इंसुलिन नहीं बढ़ेगा, तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा। सब एक दूसरे से रिलेटेड। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है क्या है, गुड डाइट, पहला। दूसरा, अब आपका जो हैबिट हो गया ना फैटी फूड खाने का, उसको आप कम करें।
उससे क्या होगा, मैंने एक बहुत पहले, आप इसमें एक हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं लेप्टिन हार्मोन। तब जब आप अपना फैट कंटेंट कम करेंगे, खाने पे फैट कम करते जाएंगे, तो धीरे धीरे आपका बॉडी क्या करेगा, फैट के मेटाबॉलिज्म को बैलेंस कर लेगा और अच्छे से रेगुलेट करेगा। अगर आप फैट कंटेंट बढ़ाते जाएंगे तो बॉडी को फैट मेटाबॉलिज्म करने में दिक्कत होगी, वो पता ही नहीं चलेगा उसको कैसे करना है, और वो फैट को बढ़ाता ही जाएगा। तो जब आप अच्छा डाइट लेते हैं तो आप ग्लूकोज को भी नहीं बढ़ने देते, इंसुलिन को भी नहीं बढ़ने देते, और फैट मेटाबॉलिज्म, जो फैट का एब्जॉर्प्शन है, उसको भी गड़बड़ नहीं होता। तो एक तीर से, एक गोली से तीन निशाने लग गए। आपने अच्छा डाइट किया, ना तो आपका ग्लूकोज बढ़ा, ना आपका इंसुलिन बढ़ा, और ना आपका फैट मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हुआ। तो यही यही है बेसिक साइंस। और अगर आपने गड़बड़ किया तो फैट बढ़ेगा, तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा तो आपका ब्लॉकेज बढ़ेगा, और ऐसे शुगर बढ़ेगा तो इंसुलिन बढ़ेगा, इंसुलिन बढ़ेगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा। तो पूरी बीमारी का गेट यहीं से है। अब आप उसको कंट्रोल करेंगे तो आप दूर हो जाएंगे, नहीं कंट्रोल करेंगे तो सब बीमारी एक साथ हो जाएंगी। और ज्यादातर यही देखा जाता है, डायबिटीज वाले पेशेंट को कुछ दिन में ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा, किडनी फेलियर हो जाएगा। सब बीमारी का बेसिक साइंस यहीं से। जी, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि अपने डाइट का खास ख्याल रखो, जिससे आप फ्यूचर में होने वाली और भी जो डैमेजेस हैं उससे आप अपने आप को बचा सको। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक सवाल मेरा और आपसे है। आज ये मुझे किसी ने बताया है कि कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो बच्चों का जब वजन बहुत तेजी से गिरता है तो वो उनको बोलते हैं कि इंसुलिन खाओ, और रेगुलर डाइट जो है उनकी बढ़ा देते हैं। वो मतलब विद इंसुलिन रेगुलर डाइट बढ़ाते हैं ताकि करेक्ट उनका वेट गेन हो जाए। समहाउ दे आर जस्ट मेकिंग पेरेंट्स हैप्पी। जहां तक मुझे ऐसा एग्जैक्टली लगता है कि पेरेंट्स को खुश करने के लिए वो एक ऐसा डाइट उनको परोस रहे हैं जो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में बच्चों के लिए नुकसानदेह है। सिंस यू आर अ लाइफस्टाइल मेडिसिन डॉक्टर, आई वुड लाइक टू आस्क यू अबाउट दिस थिंग कि ये कितना ज्यादा सही है जो कर रहे हैं डॉक्टर्स, क्या वो सही है बच्चे के फ्यूचर के लिए, और अगर नहीं तो उन्हें क्या करना चाहिए पेरेंट्स को। एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग क्विक फिक्स कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पेशेंट को चिंता है कि उसके बच्चे का वेट लॉस हो रहा है। अब वो ये नहीं देख रहा है कि हम जो इलाज दे रहे हैं उसका फ्यूचर में क्या होगा। क्विक फिक्स क्या है, वेट बढ़ा दो चाहे कैसे भी बढ़ा दो, चाहे भले बच्चा उसमें और बीमार हो जाए। तो वो वेट क्यों बढ़ेगा, ये साइंस आपको आप समझ में आ गया होगा कि आप जब आप इंसुलिन बढ़ाएंगे तो वेट क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन ये क्विक फिक्स है, ऐसा तो नहीं हम उसके वेट बढ़ाने के चक्कर में उसको आने वाले समय में और बीमार कर रहे हैं। तरीका अभी आपको तुरंत रिजल्ट भले दे रहा हो, लेकिन आने वाले फ्यूचर में क्या होगा, गड़बड़ है। यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, जब आप इंसुलिन बढ़ाएंगे और खाना भी बढ़ा देंगे तो क्या होगा, इंसुलिन जाके गेट भी खोल देगा और खाना भी अवेलेबल है, तो वेट तो बढ़ जाएगा। बट दिस इज नॉट द करेक्ट स्ट्रेटेजी। ये शुरू शुरू में यूज किया जा सकता है बट लॉन्ग टर्म पे यूज नहीं कर सकते। अगर उसका वेट वाकई बहुत ज्यादा कम हो गया, 18 से 17, 17 से 15 हो गया, तो उस समय तो ये स्ट्रेटेजी ठीक है। लेकिन जैसे आप 18, 19 के आसपास आ गए, तो अगला स्ट्रेटेजी अपना क्या होना चाहिए कि अपन इंसुलिन का जो इफेक्टिवनेस है उसको बढ़ा दें, ना तो ना कि इंसुलिन को बढ़ाएं। ठीक। तो ये अपन कब यूज करेंगे, जब पेशेंट 15 बीएमआई के आसपास आ जाएगा, 16 में आ जाएगा तब। लेकिन मान लीजिए किसी का पहले से 23 में है, 22 में है, 20 में है, तो उसको अपन दूसरे जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से अगर अपन वेट बढ़ाएंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा और फ्यूचर के लिए सेफ रहेगा। क्योंकि अपन पेशेंट को इंसुलिन डिपेंडेंट और नहीं बना सकते, क्योंकि जितना अपन उसको इंसुलिन डिपेंडेंट बनाएंगे आने वाले समय में वो इतना बीमार पड़ता जाएगा। तो दिखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन दिस इज नॉट द राइट स्ट्रेटजी टू ट्रीट द वेट लॉस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज। जी सर, मुझे इतना समझ में आया है सर कि इस तरह की डाइट से बच्चे फ्यूचर में परेशानी होंगे। तो आपकी सारी बातें हमारे दर्शकों ने सुन ली हैं, और मैं भी एक छोटा सा पीस ऑफ एडवाइस देना चाहूंगी सभी पेरेंट्स को कि अगर आपका बच्चा वेट लॉस कर रहा है और वो हेल्दी है, मतलब पूरी तरह से एक्टिव है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा है, तो आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप उसका बीएमआई चेक करवाइए सबसे पहले, वेट पर मत जाइए, उसके बॉडी के स्ट्रक्चर पे मत जाइए। उसका बीएमआई अगर सही कैटेगरी में फॉल होता है उसके वेट के अकॉर्डिंग, देन उसके हाइट के अकॉर्डिंग, देन आई थिंक कोई परेशानी का बात नहीं है। लेकिन अगर उसका बीएमआई लो पे जा रहा है और बच्चा लथार्जिक है, बच्चा बहुत ज्यादा वीक हो रहा है, दिन ब दिन वो ढलता ही जा रहा है, मतलब उसकी तबीयत खराब होती जा रही है, वहां पर आपको एक
प्रॉपर एडवाइस की जरूरत पड़ती है। तो आई होप सर कि सभी दर्शकों को इससे काफी बेनिफिट मिलेगा और एक वेट लॉस का जो प्रोसेस है उसको समझने में बहुत ज्यादा उनको मतलब एक गाइडलाइन मिलेगी उनको। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। मेरे पास क्या होता है, इंडिया के हर स्टेट से पेशेंट है, लेकिन जो पंजाब से पेशेंट होते हैं ना, उनको बड़ी चिंता रहती है वेट की। क्योंकि क्या होता है, पंजाब में 90% लोग क्या है, ओवर वेट है। जी। नॉर्मल वेट वाले को वो लोग क्या मानते हैं, दुबला पतला। जो ओवर वेट है उसको बोलते हैं फिट है, और जो ओबीज है ना उसको बोलते हैं हाँ खाते पीते घर का है। हमारा सोशल स्ट्रक्चर ही कई बार हमको ऐसा बना देता है कि वो नॉर्मल को भी हम एबनॉर्मल समझ लगते हैं। पंजाब में क्या होता है, सब मोटे हैं, तो उनको अपने बच्चों को जब देखते हैं बोलते हैं अरे ये तो पतला लग रहा है। क्यों? क्योंकि आजू बाजू 50 मोटे बैठे हैं। तो ये कंफ्यूजन पंजाबी लोग बहुत बड़ा टेंशन में आ जाते हैं। उनको 23-22 में तो उनको लगता है कि गया हमारा लड़का तो गया काम से, 18 में तो उनको ऐसा लगता है कि हे भगवान अब हम जिंदा रहेंगे कि बच्चे जिंदा रहेगा। तो ये सोशल के वजह से है। इसीलिए मैं बोलता हूँ बीएमआई बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के उसमें, पहला। दूसरा, जब हम कंटिन्यूअस पेशेंट को मैनेज करते हैं अपने इंस्टीट्यूट में, तो हम क्या करते हैं, उसका वेट कंटिन्यूअस मॉनिटर करते हैं, ठीक। उसका फूड कंटिन्यूअस मॉनिटर करते हैं, और उसके एक्टिविटी कैसी है वो मॉनिटर करते हैं। तो उससे क्या होता है, परफेक्ट टाइमिंग पे हमको समझ में आ जाता है कि कब कहाँ पे क्या चीज बढ़ाना है क्या घटाना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग में होता है तो बच्चे को कुछ लेने की जरूरत नहीं। अच्छा, जब कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग में तो पेरेंट्स का सबसे बड़ा हेडेक दूर हो जाता है। वो बड़ी चिंतित रहते हैं वो लोग कि यार कि हमारे बच्चे का क्या होगा। तो हम पेरेंट्स का टेंशन क्या करते हैं, अपने सिस्टम पे शिफ्ट कर देते हैं। जब पेरेंट्स खुश, बच्चा भी खुश। अब उनको समझ में आ जाता है अब हमको कुछ नहीं करना, हमको चुपचाप फॉलो करना है। तो दिस इज वेरी इफेक्टिव। पेरेंट्स काउंसलिंग इज वेरी इफेक्टिव। साउथ इंडियन में क्या सब पतले पतले हैं, उनको ज्यादा चिंता रहती नहीं है। नॉर्थ इंडिया और पंजाब साइड जाए ना, वहां पे ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। क्लिनिकल प्रॉब्लम तो फिर बाद में आती है। जी। तो आई होप सर हमारे बहुत सारे दर्शक पंजाब से हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे सारे पंजाबी भाई बहनों को समझ में आ गया होगा कि जो हम बोल रहे हैं कि आप बीएमआई पे ध्यान दीजिए, बच्चे के स्ट्रक्चर पे ध्यान ना दीजिए कि बच्चा पतला हो रहा है या मोटा हो रहा है, वो मैटर नहीं करता है। एज लॉन्ग एज आपका बच्चा स्वस्थ दिख रहा है और उसका बीएमआई सही है उसके हाइट के हिसाब से और उसके वजन के हिसाब से, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सर आज के लिए बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपने दी है और आई एम रियली श्योर कि बहुत सारे लोग इससे बेनिफिट उठाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग वंस अगेन सर, एंड आई विल सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक Thank यू you सर, everyone. थैंक यू सो For मच। I hope this information will be create some good effect in the life of type 1 diabetes patient। और जो टाइप 1 नहीं है, जो भी सुन रहे हैं, उनको आने वाले समय में हो सकता है इस इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़े। तो इसको एज आप एक बुक्स की तरह समझिए। ये एक किताब है, ये वीडियो एक किताब है। अभी नहीं सही, लेकिन आप इसको पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आने वाले समय में आपको बहुत जरूरत पड़े। आपको पड़े, आपके पड़ोसी को, आपको दोस्तों को। तो इसी के साथ आज का वीडियो अपन खत्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू।